बारिश की बूंदें काले शीशे वाली उस ऊंची बिल्डिंग पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। मुंबई के सबसे महंगे इलाके में खड़ी वो 120 मंजिला इमारत सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो थी राठौर ग्लोबल एम्पायर। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सांसें अटक जाती थी, जिसकी एक डील पूरी दुनिया का मार्केट हिला सकती थी। और आज उस एम्पायर की सबसे ऊपरी मंजिल पर होने वाला था एक ऐसा फैसला जो 3 जिंदगियां बदलने वाला था। कमरे के अंदर मौत जैसी खामोशी पसरी हुई थी। चारों तरफ करोड़ों की पेंटिंग, इटली का फर्नीचर और बीचों बीच रखा वो काला किंग सोफा जिस पर बैठे थे विजय प्रताप राठौर। राठौर खानदान का वो नाम जिसके सामने मंत्री तक सिर झुकाते थे। सफेद बाल, चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन आंखों में आज भी ऐसा खौफ था जिसके सामने खड़ा इंसान नजरें झुका ले। उनकी उंगलियों में चमकती हीरे की अंगूठी और हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी भी करोड़ों की लग रही थी। उनके सामने खड़े थे 3 लड़के। तीनों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन तीनों की आंखों में अलग अलग कहानी छिपी थी। पहला आर्यन राठौर, घमंडी, गुस्सैल और खुद को अगला CEO मान चुका था। दूसरा करण राठौर, चालाक, मुस्कुराता कम, लेकिन दिमाग हमेशा खतरनाक खेल खेलता था। और तीसरा साधारण कपड़ों में खड़ा शांत चेहरा रुद्र राठौर। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपने दादाजी की हर बात ध्यान से सुन रहा था। तभी विजय प्रताप जी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। ठक। आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की हवा तक कांप गई। अब समय आ चुका है, उनकी भारी आवाज गूंजी, राठौर ग्लोबल एम्पायर का नया CEO चुनने का। इतना सुनते ही आर्यन और करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों को पूरा भरोसा था कि अगला CEO वही बनने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल विजय प्रताप जी ने जो कहा उसे सुनकर तीनों के चेहरे बदल गए। CEO वही बनेगा जो गरीबी की परीक्षा पास करेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? आर्यन की आंखें फैल गई। करण हल्का सा हंसा। दादाजी, ये कोई मजाक है क्या? लेकिन विजय प्रताप जी का चेहरा बिल्कुल शांत था। ये मजाक नहीं, राठौर खानदान का नियम है। उन्होंने कहा, हमारे परिवार में कुर्सी उसे मिलती है जिसने गरीबी देखी है, जिसे भूख का दर्द पता हो, जिसने बिना नाम और बिना पैसे की जिंदगी जी हो। क्योंकि जिस इंसान ने गरीबी नहीं देखी वो कभी अमीरी संभाल नहीं सकता। इतना कहकर उन्होंने अपने मैनेजर की तरफ इशारा किया। मैनेजर तुरंत आगे बढ़ा और 3 फाइलें लाकर तीनों लड़कों के हाथों में रख दी। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, पॉवर्टी टेस्ट 2 इयर्स। आर्यन ने फाइल खोलते ही गुस्से में कहा, 2 साल? गरीबी जैसी जिंदगी? ये इम्पॉसिबल है दादाजी। करण भी झल्ला उठा। हम अरबपति हैं, हमें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? लेकिन रुद्र अभी भी चुप था। वो फाइल के हर नियम को ध्यान से पढ़ रहा था और जैसे वो पढ़ता गया उसकी आंखें सिकुड़ती चली गईं, क्योंकि उस फाइल में लिखे नियम किसी जेल की सजा से कम नहीं थे। रूल, अगले 2 साल तक तुम राठौर नहीं हो। तुम्हारे पास कोई पैसा, कार्ड या पहचान नहीं होगी। तुम किसी भी हालत में परिवार से संपर्क नहीं करोगे। अगर एक भी नियम टूटा तो परीक्षा खत्म, और जिसने परीक्षा हारी उसे जिंदगी भर कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रहना होगा। आखिरी लाइन पढ़ते ही आर्यन और करण के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। लेकिन तभी विजय प्रताप जी ने रुद्र की तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। क्या हुआ रुद्र, डर गए? रुद्र ने धीरे से फाइल बंद की और शांत आवाज में बोला, गरीबी से डर नहीं लगता दादाजी। उसने सीधा उनकी आंखों में देखा। डर इस बात का है कि कहीं ये परीक्षा इंसान को बदल न दे। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। विजय प्रताप जी की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसी पल करण ने रुद्र को घूरते हुए मन ही मन कहा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, CEO मैं ही बनूंगा। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 2 सालों में जिस लड़के को वो सबसे कमजोर समझ रहा है वही एक दिन पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बिजनेसमैन बनने वाला था। लेकिन उससे पहले उसे भूख, धोखा, प्यार और गरीबी का असली चेहरा देखना बाकी था। तीनों लड़कों के हाथों में वही काली फाइलें अभी भी थी। उन फाइलों का वजन उन्हें करोड़ों से ज्यादा भारी लग रहा था, क्योंकि उन पन्नों में लिखे सिर्फ नियम नहीं लिखे थे, उनके आने वाली जिंदगी लिखी थी। विजय प्रताप राठौर अपनी कुर्सी पर बैठे तीनों को देख रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें बहुत कुछ पढ़ चुकी थी।
चेहरे देखकर इंसान का डर पहचान लेना उन्हें अच्छे से आता था और इस वक्त आर्यन और करण की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, लेकिन रुद्र वो अभी भी शांत था। तभी विजय प्रताप जी ने अपनी छड़ी उठाई और धीमी आवाज में बोले, ये परीक्षा आसान नहीं होगी। आज के बाद तुम तीनों अलग अलग शहरों में रहोगे, अलग पहचान, अलग जिंदगी और अलग दुनिया। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, न कोई भाई, न कोई रिश्ता, न राठौर नाम। अगर किसी ने अपनी असली पहचान बताई तो उसी पल वो परीक्षा से बाहर। आर्यन गुस्से में बोला, लेकिन आखिरकार जरूरत क्या है इन सब की? हम कंपनी संभाल सकते हैं। विजय प्रताप जी हंसे, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। संभाल सकते हो? उन्होंने अपनी आंखें आर्यन पर गड़ा दी। जिस लड़के ने जिंदगी में कभी लोकल ट्रेन तक नहीं देखी हो, जो 5 सितारा होटल के बिना खाना न खाता हो, वो करोड़ों लोगों की कंपनी संभालेगा? आर्यन चुप हो गया। तभी विजय प्रताप जी फिर बोले, तुम्हारे बाप भी यही सोचते थे। तीनों ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, लेकिन वो ये परीक्षा पास नहीं कर पाए। कमरे में अचानक खामोशी फैल गई। करण धीरे से बोला, पापा फेल हो गए थे? विजय प्रताप जी की आंखें ठंडी हो गईं। मेरे तीनों बेटे फेल हुए थे, इसलिए आज तक उनमें से कोई भी इस कंपनी का सीईओ नहीं बन पाया। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। ये कुर्सी सिर्फ ताकत से नहीं, इसके लिए भूख सहनी पड़ती है, अपमान झेलना पड़ता है, टूटना पड़ता है, और जो टूट कर भी खड़ा रहे, असल हकदार वही होता है। रुद्र ध्यान से सब सुन रहा था। तभी विजय प्रताप जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने ये परीक्षा पास की थी, इसलिए आज भी इस एम्पायर का मालिक मैं हूँ। उनकी आवाज में प्राउड था, लेकिन उस प्राउड के पीछे बहुत दर्द छिपा था। तभी आर्यन झुंझलाकर बोला, और अगर हम तीनों में से कोई भी पास न हुआ तो? विजय प्रताप जी हल्का सा मुस्कुराए, तो मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। करण हंस पड़ा, दादाजी आपकी उम्र 80 के ऊपर है, अगर आपको कुछ हो गया तो? बस इतना सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। विजय प्रताप जी के माथे की नसें उभर आई, उनकी आंखें धीरे धीरे करण पर टिक गई। तुम कहना क्या चाहते हो? करण का चेहरा उतर गया। नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन विजय प्रताप जी कुर्सी से उठ खड़े हुए, उनकी छड़ी जमीन पर गूंजी। तुम सोच रहे हो मैं मर जाऊंगा? करण के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं दादाजी, मैं बस पूछ रहा था। विजय प्रताप जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। उनका ऑरा इतना खतरनाक था कि करण की सांसें अटक गई। मेरी बूढ़ी हड्डियां अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि मैं मर जाऊं और तुम लोगों को आजादी मिल जाए। कमरे में डरावनी खामोशी छा गई। फिर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठे और शांत आवाज में बोले, अगर मुझे कुछ हुआ भी तो कंपनी बिना सीईओ के चलेगी। तब तक सबको बराबर हिस्से काम संभालना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, सीईओ वही बनेगा जो गरीबी की परीक्षा पास करेगा। इतना कहकर उन्होंने मैनेजर की तरफ देखा। तैयारी शुरू करो, आज रात से इनकी नई जिंदगी शुरू होगी। तीनों के चेहरे बदल गए। आज रात? आर्यन चौंका, इतना जल्दी? मैनेजर बोला, आप लोगों की कार तैयार है, अलग अलग शहर, अलग अलग पहचान, और अगले 2 साल तक आप लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। करण गुस्से में बोला, ये पागलपन है। लेकिन तभी रुद्र ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। शायद यही असली जिंदगी है। आर्यन उसे घूरने लगा। बहुत ज्ञान मत बांट बे, 2 दिन में तेरी औकात दिख जाएगी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लग रहा था, क्योंकि वह जानता था पैसों के बिना दुनिया कितनी बेरहम होती है। रात के 11 बजे राठौर मेंशन के बाहर 3 काली गाड़ियां आकर रुकी। बारिश अब भी हो रही थी। तीनों लड़के बाहर निकले। उनके हाथों में एक एक बैग थे। ना बॉडीगार्ड, ना नौकर, ना कोई रुतबा, बस एक नई जिंदगी। मैनेजर ने 3 लिफाफे दिए। इसमें आपकी नई पहचान है, आज से आप लोग राठौर नहीं। आर्यन ने गुस्से में लिफाफा खोला। उसकी नई पहचान थी अर्जुन मल्होत्रा। करण की पहचान कबीर शर्मा और रुद्र। उसने अपना कार्ड खोला, उस पर लिखा था रवि। बस एक नाम, न सरनेम न पहचान। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, सिर्फ रवि? तभी मैनेजर बोला, आप तीनों के बैंक अकाउंट बंद किए जा चुके हैं, मोबाइल ट्रैकिंग बंद, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक। और उसने तीनों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को शुरुआत के लिए सिर्फ 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बस। आर्यन भड़क गया, 5,000? मैं एक दिन में इससे ज्यादा टिप दे देता हूँ।
मैनेजर बोला, अब आपको उसी में जीना होगा। करण ने गुस्से में पैसे जमीन पर फेंक दिए। ये मजाक है। लेकिन तभी पीछे से विजय प्रताप जी की आवाज आई, उठाओ। करण कांप गया। विजय प्रताप जी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते रहे। जिस पैसे को तुम आज ठुकरा रहे हो, एक दिन उसी के लिए तरसोगे। करण ने तुरंत पैसे उठा लिए। विजय प्रताप जी तीनों के सामने आकर रुके। उनकी आंखें पहली बार थोड़ी नरम हुई। आज तक तुमने सिर्फ अमीरी देखी है, आज जिंदगी का दूसरा चेहरा देखोगे। उन्होंने रुद्र की तरफ देखकर कहा, याद रखना, गरीबी इंसान की असली औकात दिखाती है। फिर उन्होंने हाथ पीछे बांध लिए। जाओ और 2 साल बाद या तो सीईओ बनकर लौटना या फिर एम्प्लॉई। तीनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में निकल गई, एक दिल्ली की तरफ, एक कोलकाता और एक वाराणसी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए रुद्र चुप बैठा था। अब वो रुद्र राठौर नहीं, अब वो सिर्फ रवि था। उसने अपनी महंगी घड़ी उतारी और बैग में रख दी। फिर बाहर सड़क पर नजर डाली। छोटे छोटे घर, सड़क किनारे सोते लोग, बरसात में भीख मांगते बच्चे। ये दुनिया उसने सिर्फ कार की खिड़की से देखी थी। आज उसे इसी दुनिया में रहना था। तभी ड्राइवर बोला, सर, ओ सॉरी रवि जी, यहीं उतरना होगा। रुद्र ने बाहर देखा। सामने पुरानी गलियां थी, टूटी सड़कें और छोटे छोटे मकान। ये कौन सी जगह है? वाराणसी का पुराना इलाका। अब अगले 2 साल यही आपकी दुनिया है। इतना बोलकर ड्राइवर ने उन्हें उतार दिया और गाड़ी चली गई। और पहली बार रुद्र सड़क पर अकेला खड़ा था। न कोई सिक्योरिटी, न ड्राइवर, न पैसा, बस हाथ में एक बैग। बारिश धीरे धीरे उसके चेहरे पर गिर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, ए भाई। रुद्र ने मुड़कर देखा। एक लड़का उसके बैग को घूर रहा था। नए आए हो क्या यहाँ? रुद्र ने हल्का सा हाँ में सिर हिलाया। वह लड़का मुस्कुराया, तो सावधान रहना, यह इलाका शरीफ लोगों के लिए नहीं है। इतना कहकर वो भाग गया। रुद्र उसे देखता रह गया और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी जेब काटने की कोशिश कर रहा है। रुद्र तुरंत पलटा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके हाथ से पैसे वाला लिफाफा गायब हो चुका था। ओए, वह भागा, लेकिन बारिश में वो चोर भीड़ में गायब हो चुका था। रुद्र वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके पास अब सिर्फ एक बैग था, न पैसा, न पहचान, न कोई मदद। और तभी उसके पेट से भूख की आवाज निकली। रुद्र ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी की परीक्षा सिर्फ शुरू हुई थी है और अभी से ये हालत हो गई। वाराणसी सुबह के 5 बजे। गंगा घाट पर हल्की धुंध फैली हुई थी। मंदिरों की घंटियां हवा में गूंज रही थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक लड़का अकेला बैठा था। भीगे कपड़े, थकी आंखें और पेट में तेज भूख। वो था रवि, यानी रुद्र राठौर। कल तक अरबों की कंपनी का वारिस और आज जेब में 1 रुपया तक नहीं था। पूरी रात उसने घाट की सीढ़ियों पर बैठकर काटी थी, क्योंकि उसके सारे पैसे चोरी हो चुके थे। रवि ने सामने बहती गंगा को देखा और हल्की कड़वी हंसी उसके होठों पर आ गई। गरीबी की परीक्षा, दादाजी, आपने सच में खतरनाक खेल शुरू किया है। उसी वक्त उसके पेट से फिर भूख की आवाज निकली। कल दोपहर के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे उठा और घाट के किनारे बनी छोटी दुकानों की तरफ चल पड़ा। एक दुकान पर गर्मा गर्म कचौड़ियां बन रही थी। तेल की खुशबू से उसका पेट और मचल उठा। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या चाहिए? रवि कुछ पल चुप रहा। उसने जिंदगी में पहली बार किसी से यह शब्द कहे, काम मिलेगा? दुकानदार हंस पड़ा। काम? तुम लगते तो किसी बड़े घर के लड़के हो। रवि ने नजरें झुका ली। जरूरत इंसान से सब कुछ करवा देती है। दुकानदार कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने एक बाल्टी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये बर्तन धो दे, फिर खाना दे दूंगा। रवि ने बिना कुछ बोले बाल्टी उठा ली। ठंडे पानी में हाथ डालती ही उसकी उंगलियां कांप गई। जिंदगी में पहली बार वो गंदे बर्तन धो रहा था। लेकिन उसी पल उसे विजय प्रताप जी की बात याद आई, जिसने गरीबी नहीं देखी वो अमीरी संभालने लायक नहीं होता। रवि ने दांत भींच लिए और काम करने लगा। करीब आधे घंटे बाद दुकानदार ने उसके सामने 2 कचौड़ी और आलू की सब्जी रख दी। रवि ने खाना शुरू किया और उसे एहसास हुआ, भूख में साधारण खाना भी दावत से कम नहीं लगता। तभी पीछे से तेज आवाज आई, अरे हटो, रास्ता दो। सड़क पर एक बड़ी सफेद कार आकर रुकी। उसमें से लगभग 50 साल का एक आदमी उतरा, साथ में नौकर चाकर, पूरा रौब। दुकानदार तुरंत सीधा खड़ा हो गया। नमस्ते ठाकुर साहब,
रवि चुपचाप खाना खा रहा था। तभी उस आदमी की नजर रवि पर पड़ी। ये लड़का कौन है? नया है साहब, काम मांग रहा था। आदमी कुछ पल रवि को देखता रहा। उसकी नजरें बहुत तेज थी। नाम रवि, काम करेगा? रवि ने जल्दी से कहा, हाँ, मेरे घर एक नौकर की जरूरत है। रहना खाना सब मिलेगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रवि कुछ सेकंड चुप रहा। कल तक जिसके घर में 200 नौकर थे, आज उसे खुद नौकर बनना पड़ रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। करीब 1 घंटे बाद रवि उस विशाल हवेली के सामने खड़ा था। पुराना राजसी बंगला, बड़े बड़े गेट, अंदर महंगी गाड़ियां। दुकानदार ने सही कहा था, ये घर बहुत बड़ा है। उस आदमी का नाम था महेंद्र सिंह चौहान, वाराणसी के सबसे बड़े बिजनेसमैन। महेंद्र सिंह अंदर जाते हुए बोले, आज से तुम यहाँ काम करोगे, गलती तो निकाल दिए जाओगे। रवि ने सिर हिला दिया। उसे घर के पीछे बने नौकरों के कमरे में ले जाया गया। छोटा सा कमरा, एक पुराना पंखा और टूटा हुआ बेड। लेकिन उस वक्त वो भी उसे किसी होटल से कम नहीं लग रहा था। तभी एक मोटी आवाज गूंजी, ओए नए लड़के। रवि ने मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था, मोटा पेट, मुंह में पान। मैं हूँ भोला राम, यहाँ का पुराना नौकर। जो मैं बोलूं वही करना, समझा? रवि शांत रहा। भोला राम ने हंसते हुए कहा, लगता है बड़े घर से आया है, लेकिन यहाँ सबकी अकड़ निकल जाती है। दिन बीतने लगे। सुबह 5 बजे उठना है, पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, बाजार के काम। रवि का शरीर टूटने लगा था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। घर के बाकी नौकर भी उससे जलने लगे थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे थे। एक कारण और भी था, रवि पढ़ा लिखा था, शांत था और बाकी नौकरों जैसा बदतमीज नहीं था। लेकिन इस घर में एक इंसान ऐसा था जिसकी नजरें बार बार रवि पर टिक जाती थी। महेंद्र सिंह की बेटी अदिति चौहान, लंबे बाल, सफेद सूट और आंखों में अजीब सी मासूमियत। वो बाकी अमीर लड़कियों जैसी घमंडी नहीं थी। पहली बार उसने रवि को तब नोटिस किया जब वह बारिश में भीगते हुए भारी सामान उठा रहा था। बाकी नौकर हंस रहे थे, लेकिन रवि बिना कुछ बोले काम कर रहा था। अदिति बालकनी से उसे देख रही थी। ये बाकी लोगों जैसा नहीं है, उसने धीरे से खुद कहा। रवि अरबपति है, यह बात कोई जान पाएगा या नहीं? क्या यह गरीबी की परीक्षा रवि पास कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।